एक और विपक्ष की नेत्री हैं ममता बनर्जी, जो अपने स्टेट में पश्चिम बंगाल में बहुत स्ट्रांग है, अभी तक तो थी। बीजेपी ने पिछले जनरल इलेक्शंस में वेन मारा, आपने वहां गए, आपने अपना काडर बनाया, कुछ नेता उनके लाए, कुछ नेता इनके लाए, सब जोड़ा आपने। सुवेंदु अधिकारी स्ट्रांग लीडर हैं, जमीन पे काम कर रहे हैं। एक एपिसोड निकल के आया और उसने जिसने रूह कांप दी, संदेश काली का। संदेश काली में जब महिलाओं ने बताया कि महीनों से नहीं, सप्ताह से नहीं अनुराग जी, सालों से फॉर इयर्स कंटिन्यूसली दे हैव बीन फिजिकली molested, and the way it has been done, husbands were told to stand in a line and their wives and their daughters in certain cases were told to sit right opposite to them. You are a parent, I am a parent. Just imagine, Anurag ji, the husbands were sitting and the wives and children were sitting right across them, and the leader used to come and the husbands were told to send their wives in, and then they were physically molested. And all of this was happening when you have a female chief minister, a lady chief minister of Bengal. And then when you act, they say there is nothing there, it's being sponsored by you. That seems to be an alibi for everything. Corruption से लेके molestation तक कुछ भी हो रहा है, और अगर उस पर कोई भी एजेंसी काम करती है तो वो बीजेपी करा रही है। ऐसे कैसे होगा देश में? वोट के लिए कोई कितना गिर सकता है, भ्रष्ट कोई कितना हो सकता है, या किसके अंदर मानवता ही खत्म हो जाए। नाम चाहे ममता हो, लेकिन ममता कहीं झलकती ना हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार, ये जो संदेश खली में हुआ, इसने सबकी रूह, देखिए देश की गली गली में, घर घर में संदेश खली का एक संदेश गया है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक तले उसके ही लोगों ने दरिंदगी करके महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अपराध, बलात्कार किया है, उनका उत्पीड़न किया है। इससे बड़ा दर्द और क्या होगा, इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ममता जी को मैं क्या कहूं, शायद सत्ता में वो इतना डूब चुकी हैं कि उनको महिलाओं का दर्द नजर ही नहीं आया। लेकिन उन महिलाओं की ताकत देखिए कि इस अत्याचार के खिलाफ भी, इन बाहुबलियों के खिलाफ भी, पूरी सरकार के खिलाफ भी वो संदेश खली की महिलाएं खड़ी हुई। और आपके तो पत्रकार वहां पर गए, जिनको कहां पे गिरफ्तार करके ले गए, आप लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन आप लोग भी खड़े हुए। लेकिन जब वो महिला ने आवाज उठाई तब जाकर मीडिया आया। हाँ, एब्सोल्युटली। अगर महिला ने आवाज नहीं उठाई नहीं होती, शायद मीडिया नहीं चलता ना ममता बनर्जी की सरकार का वो चेहरा बेनकाब। लेकिन जो पार्टी माँ माटी मानुष कहती थी, वो माँ के बारे में नहीं सोच रही, लैंड ग्रैबिंग हो रही है, माटी के बारे में नहीं सोच रही, और मानुष के बारे में तो सोच ही नहीं रही। देखिए ये तो माँ माटी मानुष ही था ना उनका टैग। बिल्कुल, माँ माटी मानुष की जो धज्जियां इन्होंने उड़ाई अपनी सरकार में है, वो साफ दिखता है कि बंगाल के लोग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और पलायन होने के लिए मजबूर होना इंडस्ट्री का ही नहीं, आम जनता का, निवेश ना आना, कुछ गिने चुने लोगों को पूरा संरक्षण देकर रखना, और अपने वोट के लिए जो शरणार्थी बनकर आए या इल्लीगली घुसपैठ करके आए, आज वो वोट बैंक बन गया है। लेकिन वो एक ऐसा बारूद का ढेर बन गया है कि कहीं पे हथियार मिलते हैं, कहीं बम बारूद मिलता है, कहीं नकली नोट मिलते हैं, और इन सबको संरक्षण कोई देता है तो एक भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट मुख्यमंत्री देती है। इट्स अ वेरी बिग एलिगेशन मिस्टर मिनिस्टर। ऑफ कोर्स यस। आई होप यू हैव एविडेंस टू बैक इट। जनता में जाइए, बंगाल में क्या क्या सुनने को मिलता है। नहीं तो ये आप सुनाई बातों पे बोल रहे थे, आरोप खुले में लगता है जी, इनके ही नेताओं के ऊपर लगता है। मालदा से लेके बाकी जगह जाके देखिए, कौन नेता बचकर आते हैं सामने, इन्हीं के ही नेता वहां पे नजर आते हैं सारे। पर अब तो इन्हीं के नेताओं ने आपका मतलब आपकी पार्टी में आ गए। देखिए, जो इनके चेहरे को जान गए हैं, जो इनके इन कारनामों के खिलाफ आवाज उठाते थे और नहीं सुनती थी, तो उनको लगता था अगर देश को आगे बढ़ाना है, बंगाल को बचाना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। पर फिर आप पंडित नेहरू जी की तरह तो नहीं कर सकते ना कि ईस्ट पाकिस्तान में उस समय जो बांग्लादेश है, जिस तरह से हिंदू लोगों के ऊपर उस समय अत्याचार हुआ जी, और जो वो शरण लेने के लिए हिंदुस्तान में आते, तब नेहरू जी का क्या था। नेहरू जी तो हिंदू शरणार्थियों के बारे में जो टिप्पणी करते थे, वो अपने आप में दिखता था कि घृणा करते थे। चाहे वो पंजाबी थे, सिख थे, हिंदू शरणार्थी थे, इनके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां पंडित नेहरू जी ने की, वो अपने आप में दिखाते थे कि वो असहज महसूस करते थे, खुश नहीं थे।
इसीलिए ही वर्षों तक उनके अधिकार हिंदुस्तान में नहीं मिले, लेकिन मोदी सरकार ने आकर उनको उनके अधिकार भी दिए हैं। उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई। आप जानते हैं कि ये आप एक खास समुदाय के खिलाफ कर रहे हैं और साफ साफ बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, सिटीजनशिप चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। So देखिए, this fake propaganda, Anurag ji, you're also the Minister of Information and Broadcasting. I'm just cutting in. But ये जो fake propaganda, ठीक है, विधानसभा का, संसद का अपना प्रेरोगेटिव है, आप पटल पे खड़े होकर कुछ बोलते हैं, आपको उसकी एक एम्बिग्यूटी मिलती है, आपको उसका एक प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन आप कुछ भी बोलेंगे, देश में तनाव का महसूस, आप देश में तनाव फैल जाए, आप कुछ भी, कोई भी बोल सकता है। आप नेता हैं, आप पोडियम पे खड़े होंगे, कुछ भी बोल देंगे और आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। आप बताइए ना, किसकी सिटीजनशिप ली गई, किसकी ली गई? सीए? पहली बात तो 2014 में जब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आए, तब इन्होंने कहा मोदी आएगा तो मुसलमान खत्म हो जाएगा। हाँ, कहा था ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कहा था। लेकिन हमने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमने वो किया। आज अगर 4 करोड़ पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बने, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला, जी, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में मिला, 60 करोड़ लोगों को इलाज 5 लाख का मुफ्त में, दुनिया की सबसे बड़ी योजना, मुफ्त दवाई मिली और मुफ्त अनाज 80 करोड़ लोगों को मिला, तो इसमें सबसे बड़ा लाभ अल्पसंख्यक भाइयों बहनों को और अनुसूचित जाति के मेरे भाइयों बहनों को मिला। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको उनका हक दिया है। लेकिन भ्रम, भय पैदा करना ये वर्षों से करते चले आ रहे हैं और ये इनकी हिंदू विरोधी राजनीति है जी। कैसे? प्लीज देखिए, आप पंडित नेहरू जी का उदाहरण देखिए। 1962 के चुनाव में जब पंडित नेहरू को लगा अब हालत खराब है जी, तब उन्होंने बनारस में क्या कहा? उन्होंने कहा, जब मैं मंदिरों को देखता हूं और वहां के संगमरमर को देखता हूं तो मुझे शौचालय याद आ जाते हैं, गुसलखाने याद नजर आते। यानी कि आप कल्पना कीजिए, एक मंदिर को शौचालय के साथ तुलना करना और संगमरमर को उसका एक कारण बता देना, ये हिंदू विरोधी सोच थी। और ये तब से लेके, नेहरू से लेके आज राहुल गांधी जी तक चल रही है। और देखिए, नेहरू जी ने वहीं नहीं रुके, जयपुर में जब अगली मीटिंग में आए तब भी नेहरू जी ने कहा कि मैंने बनारस में भी कहा था, कुछ लोग बुरा मान गए, लेकिन मैं कहता हूं कि क्या जरूरत है मंदिरों पे इतना संगमरमर लगाने की? ये संगमरमर तो मुझे शौचालय के गुसलखाने की याद करवाते हैं। आप कल्पना कीजिए, देश का प्रधानमंत्री मंदिरों की, बहुसंख्यकों के एक पूजा स्थल को, एक धार्मिक स्थल को एक शौचालय के साथ जोड़ने का काम करता है। सोच क्या थी? और ये वही पार्टी है, तो क्या ताजमहल तो पूरा संगमरमर से बना है, तो उसके बारे में राहुल गांधी जी और नेहरू जी का क्या सोच रही होगी? क्या कहा उसके बारे में कुछ? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इनको जहां दिल करता है वहां हिंदुओं को अपमानित करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां तक सोच कि सनातन को जड़ से मिटा देंगे। इनके सहयोगी दल के नेता, एक नहीं 2-2 मंत्री, इनके अपनी सरकार में मंत्री रहे लोग, हिंदू धर्म को, सनातन को क्या कहते हैं? सनातन उन्मूलन कार्यक्रम तक चला देते। उन्मूलन कार्यक्रम, जड़ से मिटा देंगे। अरे डेंगू की तरह HIV, ये बोल कोई सोच भी कैसे सकता है? भाषा, इसके पीछे सब पता चलता है कि कितना कर इनके मन में गंदगी भरी होगी और नफरत भरी होगी। और ये पंडित नेहरू जी के समय से मैं कहता हूं, ये चलता आ रहा है। ये नफरत जो उस समय हिंदुओं के प्रति दिखी थी, वो आज राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान में दिखती है। जो हिंदू विरोधी है, तो आग लगाना जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को भी, टुकड़े टुकड़े गैंग को भी अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, उनको प्रवक्ता बनाते हैं। और यही नहीं, आज कहते हैं अगर बीजेपी फिर आ जाएगी तो भारत में आग लग जाएगी। टुकड़े टुकड़े से आग तक आ गए। मैं देखिए, ये लोग कैसे भय पैदा करते हैं। यानी कि इनकी हार जब 2 बार हुई तो देश में क्या हुआ? देश में तो बहुत शांति रही। देश तो 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और अब मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो अगले 3 वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन ये लोग जी नफरत पैदा कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं, आइए इकट्ठे मिलकर विकसित भारत बनाएं, अगले 25 सालों में भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। ये जो 10 सालों में हमने किया है, ये हमने मजबूत भारत की मजबूत नींव रखी है। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर जो आज दिखती है, इसकी अभी नींव रखी है। अभी बहुत कुछ करना है।
ऐश्वर्या जी 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। उस समय 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 में मेट्रो है। उस समय 7 एम्स थे, आज 22 एम्स है। उस समय 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। उस समय 51,000 सीटें एमबीबीएस की थी, आज 1,01,000 सीटें। उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 31,000 थी, आज 65,000 है। उस समय 484 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। उस समय 16 IIM थे, आज 23 IIM है। उस समय 12 IIT थे, आज 19 IIT है। उस समय 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,95,000 किलोमीटर है। उस समय नेशनल हाईवे 96,000 किलोमीटर थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर है। उस समय इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेनों की 20,000 किलोमीटर की थी, आज 40,000 किलोमीटर की है। उस समय जीरो वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हैं। उस समय ना चंद्रयान मिशन था, ना कुछ था। आज चंद्रयान मिशन की सफलता भी हुई, मंगलयान भी हुआ, गगनयान की तैयारी है। उस समय स्टार्टअप में हम कहीं नहीं थे, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप है। आज भारत कह सकता है कि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 10 साल में करके दिया है। आप कह रहे हैं कि यू आर अगेन गोइंग टू द पीपल फॉर द थर्ड टाइम, अनुराग जी, एंड योर पार्टी एंड योर गवर्नमेंट ऑन द प्लैंक ऑफ डेवलपमेंट। जो आपने अभी बिल्कुल दो बात टक 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 जो आपने 20-25 पॉइंट गिनाए, ईमानदारी जी, गरीब कल्याण और विकास। ईमानदारी सरकार की और नेता की, गरीबों के कल्याण के कारण 25 करोड़ गरीबों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर लाए। अतिरिक्त जो हम और विपक्ष तो आपको लेके अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी पे ही तो सबसे ज्यादा वार करता है कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, तो मोदी सरकार कहां